अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद मुक़दमा फ़िक्र की लेटेस्ट किस्त में। इस किस्त में हम ज़ेर बहस लाएंगे पिछली सदी के एक बहुत ही मायनाज़ और अहम मुफ़क्किर और फ़लसफ़ी हंगेरियन इनकलाबी और फ़लसफ़ी जॉर्ज लूकाश को। इनकी ज़िंदगी, इनके सियासी और इल्मी पस मंज़र पर हम रोशनी डालेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे रेगुलर साथी प्रियांश देलवी और हमारे एक नए साथी डॉक्टर अली रज़ा। डॉक्टर अली रज़ा जो हैं वो लम्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तारीख़दान हैं। इनकी अपनी रिसर्च जो है वो इंटर वॉर पीरियड में, यानी कि जो दोनों जंग अज़ीम हैं उनके दरमियान में कॉलोनियल दौर, और इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें और मूवमेंट्स, सियासी मूवमेंट्स उभरी हैं, ख़ास तौर पर बाएं बाजू के हवाले से, उस पर ये तहकीक करते रहें। और इनकी जो थियोरेटिकल इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी हमारी आज की जो डिस्कशन है इससे मुमासलत रखते हैं, क्योंकि इनकी भी काफ़ी दिलचस्पी रही है लुकाश में, और बाद में जिनको हम फ्रैंकफर्ट स्कूल में क्रिटिकल थ्योरी की एक रिवायत कहते हैं, जैसे कि अर्नस्ट ब्लॉख, वाल्टर बेंजामिन और इनसे मुंसलिक दीगर मुफक्किर। तो मैं फ़ौरन जो है वो डिस्कशन में जंप इन करना चाहूँगा, और सबसे पहले अली आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल मेरे आपसे यही होगा कि आप थोड़ी सी अगर रोशनी डाल सकें जॉर्ज लूकाश के इल्मी, सियासी और ज़ाती जो उनका सियाक़ व सबाक़ था, पस मंज़र था, उस हवाले से, और फिर हम प्रियांश की तरफ आएंगे। ये वैसे एक बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है इब्तिदा में ही। और ये मुश्किल सवाल इसलिए है बिकॉज लूकाश की ज़िंदगी अव्वल तो बहुत ही तवील ज़िंदगी है, और दूसरी बात यह है कि लूकाश के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए, बहुत सारी ऐसे चेंजेस आए कि जिसमें इट्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली पिन पॉइंट which Lukash we are talking about. So एक तो obviously there is, one can speak about in some ways the consistency in Lukash's thought, but the other interesting thing about Lukash is his many in some ways avatars, और किस किस तरह से लूकाश की सोच जो है, किस किस तरह से लूकाश का फलसफा जो है वो अपनी खुद की जिंदगी में तब्दील होता रहा। तो शायद एक तरह से तारुफ करना लूकाश का मेरे ख्याल से एक इस तरह से मुनासिब होगा that he is an extremely prolific philosopher and writer. In some ways, he comes up with a number of very notable texts. जिसके एक टेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से अगली सेशन में आपका फोकस किसी और टेक्स्ट पे होगा when you discuss with Sara Humayun, especially जब एस्थेटिक्स के बारे में बात होगी। मगर अगर बुनियादी तौर पर अगर तारुफ कराया जाए लूकाश का, ये जैसे कि आपने कहा कि ये हंगरी में पैदा हुए। He was born to a Jewish family in 1885, and initially, I mean, लूकाश की जिंदगी का अगर उनकी इंटेलेक्चुअल एक तरह से आप जिंदगी का मुआयना करें तो he is more concerned with questions of aesthetics, which again, as I said, will be, I guess, the focus of your next conversation, कि जिसमें उन्होंने नॉवल के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, ग्रीक बेसिकली लिटरेचर और आर्ट फॉर्म्स पे उन्होंने बेसिकली काफी तवील उन्होंने एक्सटेंसिवली उन्होंने कमेंट्री की थी। मगर यहीं से उनका इंटरेस्ट जो है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो उनकी एथिक्स है और उनके जो एथिकल क्वेश्चन जिनके बारे में सोच रहे थे, दिस इज वेयर दोज एथिकल क्वेश्चंस मेक देयर वे इनटू लूकाश's in some ways meditations and reflections on communist thought. So यहाँ पे उनका एक नाता बनता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर अभी के लिए अगर जिंदगी का अगर उनको और एक तरह से उनका खाका खींचा जाए, तो 1917-1918 में he joins the Communist Party, और हंगरी में उस वक्त 1919 में एक इंकलाब बर्पा होता है, कम्युनिस्ट इंकलाब बर्पा होता है, बेला खून की गवर्नमेंट आती है, जिसको जल्दी एक तरह से शिकस्त हो जाती है। और ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा एक तरह से जरूरी है खींचना दोस्तों के लिए, चूंकि 1917 में तो हम सब जानते हैं कि रूसी इंकलाब आया, मगर उस इंकलाब के नतीजे में, और ये ऑब्वियसली एक यूरोप ऐसा है जो कि जंग की एक तरह से लपेट में है, एंड इट इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द आफ्टरमैथ ऑफ वॉर, और इंकलाब जो है उस वक्त इट्स एन इमिनेंट क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्रॉस द एंटायरिटी ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट।
And so and so Lukash एक तरह से एक बहुत ही एक fertile period में operate कर रहे हैं. Like I said, I mean काफी ऐसे republics थे जो mini republics emerge करते हैं after the Russian Revolution, especially in the aftermath of the war, in which these mini kind of like communist and socialist governments are set up. Hungary is also one of them. And Lukash is a part of that movement. But to cut a long story short, जब वो शिकस्त हो जाती है, he flees to Vienna and so on. और उसके बाद अभी लुकाश के जो इंटेलेक्चुअल जिंदगी का अगर हम हवाला लें, तो उसमें in the early 1920s, 1922, 1923 में he comes up with जो कि उनकी सबसे एक मशहूर जो किताब समझी जाती है, History and Class Consciousness. In fact, if one were to think about Lukash's defining kind of like text, this is the text. जो जिसकी वजह से Lukash जो है, he establishes his authority and his reputation as a very innovative thinker. और उसके बारे में हम बाद में तफसील से बात करेंगे, मगर ये टेक्स्ट जो है ये इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज वो उस जमाने की जो मार्क्सिस्ट ऑर्थोडॉक्सी है उसके खिलाफ बात करता है. और ये एक बड़ी एक इनोवेटिव सी बात है, और ये एक्चुअली उसको बड़ी डेयरिंग बात भी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ट्रायम्फ का मोमेंट है. एक उस वक्त एक कम्युनिस्ट ऑर्थोडॉक्सी बेसिकली एक वजूद में आ रही है इन द सोवियत यूनियन एंड सो ऑन, और उस वक्त ये टेक्स्ट लिखना ये इटसेल्फ एक इनकलाबी कदम है. मगर उसके बहुत ही एक तरह से सीवियर कॉस्ट्स हैं जिसको लुकाश को बेसिकली अदा करने पड़ते हैं, क्योंकि ही इज अक्यूज्ड ऑफ अल्ट्रा लेफ्टिज्म बाय द कॉमिंटर्न, जो कि उस जमाने बेसिकली अल्ट्रा लेफ्टिज्म की काफी बेसिकली तौजीहात हैं, और उसकी बट फॉर द कॉमिंटर्न बेसिकली अल्ट्रा लेफ्टिज्म वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंटी बोल्शेविक सेंटिमेंट, जो कि उस जमाने में जो कि एंटी बेसिकली स्टेट सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ एक क्रिटिक समझी जाती थी, और लुकाश इन सम वे was charged with that, जो एक हद तक एक अनफेयर सा एक्यूजेशन भी था. अगेन उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, मगर मूविंग ऑन, अभी लुकाश की जिंदगी अगर आप काफी वो देखें, इनकी वाबस्तगी भी रही स्टालिनिज्म के साथ, which he later kind of like recanted after Stalinism, especially in the 1950s, और जब हंगेरियन इनकलाब आया था 1956 में, और उसके बाद और his life after in the 1950s and 60s is again a life which is very rich in terms of intellectual production. और यहाँ पे भी basically he is a very prolific writer. This is, I mean, मुतादिद टेक्स्ट लिखते हैं. The Young Hegel is another kind of like famous text. There's another text which I'm suddenly forgetting on ontology and मेरे ज़हन से निकल रहा है. Of social being. Of social being. Thank you very much. Thank you very much. Which is his most complex text. So this is in some ways a very rich life, a very rich intellectual life. That is in some ways also tied to perhaps the historical period which it occupies, and the many changes that the historical period kind of like undergoes. I think I'll stop there. By way of an introduction to Lukash. ठीक, बहुत शुक्रिया अली. प्रियांश, अगर आप कुछ इसमें इजाफा करना चाहें, अली ने बहुत ही अच्छे तरीके से लुकाश का जो इल्मी और सियासी जो बैकग्राउंड है उसके बाद उस पर रोशनी डाली, लेकिन अगर आप भी इस पे कुछ इजाफा करना चाहें तो प्लीज फील फ्री. बहुत शुक्रिया यार, और अली को भी आपने काफी एक वाइड रेंजिंग इंट्रोडक्शन दिया लुकाश के ऊपर. इसमें मैं एक बात ये जरूर जोड़ना चाहूँगा कि जो हार का जो एक थीम है वो लौट के बार बार आता है लेफ्टिस्ट वामपंथी जो थिंकर हैं उनके लिए, और वो काफ़ी उसके बारे में सोचते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और वो एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल बन जाता है जिससे कि आप अपने पॉलिटिक्स का एनालिसिस के लिए. तो ये लुकाश के केस में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिसकी अली ने बात की, जो पहला विश्व युद्ध होता है उसके बाद जो शॉर्ट लिव्ड ये 1919 में जब ये बेला खून की जो सरकार है उनकी शिकस्त हो जाती है, तो उसको समझना लुकाश के लिए काफी इम्पोर्टेंट था. और उसको समझते हुए उनको पॉलिटिक्स में वो एक थियरिस्ट भी थे, और लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में उनका
इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। अच्छा, 1924 में उन्होंने वर्कर्स पार्टी भी अपने एक जो तोड़ के उन्होंने बेलाक उनके फैक्शन से, इंटरनल फैक्शंस थे जो हंगरी में, तो हंगरी का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी, उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था उनकी सोच पर। तो इस चीज को पूरी तरीके से समझने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए उन्होंने एक उसका एक सिस्टेमैटिक एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। तो अब वो जो एक्सप्लेनेशन की जो जरूरत थी वो वहां से बात निकल के आती है, जो थोड़ा उनका अगर हम समझना चाहें कि वो किस दिशा से आए, हिस्ट्री एंड का ये क्लास कॉन्शियसनेस की जो उन्होंने, जो उनका डिफाइनिंग वर्क है जैसा अली ने कहा लिखने के लिए, तो वो बात काफी उभर कर आती है। और उसको ये बैकग्राउंड जरूरी है समझना कि कहाँ से वो इस सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन क्यों देना चाहते थे। और उसमें एक जो हार की जो मैंने बात की, उस हार को समझना चाहते थे और उसको आगे जो जिसके बारे में हम और बात करेंगे कि क्लास कॉन्शियसनेस, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार लौट कर आता है और इस पर काफी डिबेट भी छिड़ा। उस डिबेट के वो डिबेट मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल है लुकाश से एंगेज किए बिना। तो ये उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जिस तरीके से उन्होंने क्लास कॉन्शियसनेस को समझा। और इस पर भी हम थोड़ी और आगे चलकर बात कर सकते हैं। एक और मैं ये चीज अली से जानना चाहूंगा और एक सवाल मैं ये एक और उठाना चाहूंगा कि लुकाश के लिए जब हम उनकी जब बात करते हैं उनकी लेगेसी की या उनको कैसे याद किया जाता है, तो एक नियो कांटिज्म की बात है और दूसरी बात है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या इन्फ्लुएंस था लुकाश का। अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकें तो आपको क्या लगता है कि उनका कैसे उनको आगे चल के याद किया गया और उनके काम को किस तरीके से समझा गया? मेरे ख्याल में प्रियांश और अली, मेरे ख्याल में जब हम HCC पर बात करेंगे तफसील में, तो उसमें जो थीम्स बात होंगी मेरे ख्याल में उस पर हम फिर आगे फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो उसकी एक ऑलमोस्ट आफ्टर लाइफ है और जो एक उसका एक बहुत आउटसाइज्ड ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंस है, उस पर हम उस वक्त रोशनी डालेंगे। मैं हल्के सा थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो अली और प्रियांश ने बात की कि एक तो सोवियत यूनियन में जो इनकलाब आया उसके बाद जो उम्मीदें थी, जो बिल्कुल जिस तरह के अली ने कहा कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि इनकलाब बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है, खास तौर पे मगरबी यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। और जिस तरह प्रियांश ने जो बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि इस उम्मीद, इतनी ज्यादा उम्मीद के बाद जब कई सारी जगहों पर इनकलाब आकर फेल हुए, जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं इस सीरीज में, बावेरिया में इनकलाब आया, हंगरी में इनकलाब आया, इटली में जो है वो 2 साल ऐसे गुजरे जिनको आज भी बियोनो रोसी कहा जाता है, यानी कि पर्स। तो वो जो एकदम से जो इतनी ज्यादा उम्मीद थी और फिर उसके बाद जो एक ऑलमोस्ट द डैशिंग ऑफ द होप्स, राइट, जो एक हार का जो एक शिकस्त का जो एक सियाको सबाक है, HCC और यहाँ हिस्ट्री क्लास कॉन्शियसनेस जो है वो बुनियादी तौर पर उस सियाको सबाक से निकली एक तसनीफ है, एक तहरीर है और इसमें जो सोच है। लेकिन इसमें अगर मैं थोड़ी सी बात ऐड कर दूं, आपने बड़ी अहम बात की है और मेरे ख्याल से जो दोस्त हमारे सुन रहे हैं उनके लिए शायद ये भी समझना जरूरी है कि रूसी इंकलाब जो था वो अपनी इब्तिदा से ही it was understood as an internationalist revolution. It wasn't really a revolution that was supposed to be confined within national boundaries. और इसलिए the question of communism was always bound up with communist internationalism. और लिहाजा जो आपने बात की, जिस तरह से हंगरी में, इटली में, बवेरिया में जो रिपब्लिक्स बनी कुछ अरसे के लिए, सेंट्रल एशिया में भी ऐसी मुताबिक बाय द वे रिपब्लिक्स थी जो कुछ कम अरसे के लिए आई, सोशल रिपब्लिक्स थी, फिर सो ऑन। तो उससे literally, I mean, it gives you a sense of the euphoria of the period. And then, you know, people like Lukács, और बाद में मेरे ख्याल से आपकी इसी सिलसिले में आप ग्रामशी को भी बात होगी। तो I think इन सब के लिए जो, जैसे प्रियांश ने भी बात की, कि इन सब के लिए जो एक बड़ा अहम जो नुक्ता है वो यही है कि डायग्नोज करें कि जी के अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में why in some ways did the revolution misfire in some ways. You know, why in some ways did we not see that historical promise you know unfolding, जो कि एक manifest destiny, it's an unfortunate term जो कि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट पे आता है, but why did that sense of destiny in some ways, why did that not, you know, reach its expected conclusion? तो ये इन सब के लिए बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल। बल्कि ये इंटरनेशनलिज्म वाली बात बड़ी अच्छी अली ने की, क्योंकि ये इंटरनेशनलिज्म
एक तो सोवियत इनकलाब की अपनी इंटरनेशनलिज्म, लेकिन इसकी इंटरनेशनलिज्म जो है, जो एक बैनुल अक़वामियत है, आलमगीरियत है, ये आप लुकाश की अपनी सोच में भी देख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर इसी जो हम सियाक़ो सबाक़ की बात कर रहे थे एचसीसी और लुकाश के हवाले से, तो एक तो उसका एक सियासी सियाक़ो सबाक़ है, लेकिन लुकाश का अगर आप अपना ज़ाती और इल्मी पस मंज़र देखें, तो वो जो यूरोपियन जो ट्रेडिशन है, खासकर जो जर्मन ट्रेडिशन है, उसके समझिए कि बिल्कुल हाइट से वो ऑलमोस्ट आ रहा है, राइट? तो वो जो उस ज़माने के बहुत बड़े मुफक्किरीन और उमरानियात के जो बानी समझे जाते हैं, सीमेल और वेबर, मैक्स वेबर, इनकी सोहबत में लुकाश ने काफ़ी टाइम गुजारा और इनके आइडिया से काफ़ी इंगेज करता रहा। ख़ास तौर पे इस तरह आई थिंक मेरे ख्याल में प्रियांश ने इसका अंदेशा दिया था कि लुकाश के लिए, और हम इस पर मज़ीद तफसील में बात करेंगे, कि लुकाश के लिए जो एक बुनियादी प्रॉब्लम रहा, वो रहा कि मारूज़ यानी कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी और मौजूई शऊर यानी कि सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ प्रैक्टिस, इनके दरमियान क्या रिश्ता होता है। और ये एक ऑलमोस्ट गाइडिंग थ्रेड है उसकी। आप ड्रामा पे काम ले लें, नॉवेल्स पे काम ले लें, एस्थेटिक्स पे काम ले लें, और बाद में जब वो उसको इनकलाबी सियासत की तरफ लाता है, तो एक तो दर सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस और शऊर की बात जो एक्चुअली वो सिमेल और ऑलमोस्ट वेबर से ले रहा है, और बाद में उसको लाके वो तबकाती सांचे में जो है वो ढालता है एचसीसी के साथ। तो एक लेवल पे जैसे कि बाकी साथियों ने इस पर ये बावर कराया कि एक तो सियासी सियाक़ो सबाक़ है, और वो ऑफ कोर्स एक ओवर डिटरमिनिंग ऑलमोस्ट एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उसके साथ साथ लुकाश की अपनी जो एक इल्मियाती जो उसकी ट्रेनिंग है, एक एपिस्टेमोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल उसकी जो एक तरबियत है, जिसमें जैसे मैंने कहा जॉर्ज सिमेल और मैक्स वेबर, और जिसको हम नियो कांटियन ट्रेडिशन कहते हैं, और इस पर अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, उसका भी बहुत जो है ना वो गहरा असर है, जो कि हमें जब कोई हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस लिखता है तो उस पर जो है हमें काफी वाज़ेह नजर आता है। अब इसी मेरे ख्याल में लड़ी में अगर हम एचसीसी की तरफ चले जाएं, तो मैं चाहूंगा कि अली इसके बारे में थोड़ा बात कर लें कि हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस किताब के बारे में, इसकी कुछ मेन थीम्स के बारे में, और फिर हम बाकी साथियों से इस बारे में डिस्कशन करें। मैं बस शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर प्लीज प्रियांश एंड अयाज प्लीज जंप इन एज वेल। I hesitate in calling it a book in as much as I think of it as a collection of essays. ठीक और हर ऐसे में एक तरह से लुकाश एक बड़ा एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हमें देते हैं। सो जो बुनियादी तौर पे जो 3 और 4 जो उसमें से जो नुकात निकलते हैं हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस से, और जो एक तरह से सारे जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक टोटलिटी का तस्वुर है, रीइफिकेशन का तस्वुर है, एलियनेशन का तस्वुर है, क्लास कॉन्शियसनेस का तस्वुर है, और उसमें जाहिर बात है कि जो रोल जो कम्युनिस्ट पार्टी को लुकाश की नज़र में अदा करना चाहिए वो भी उससे वाज़ेह होता है। तो मगर आपकी पिछली वाली बात को जोड़ते हुए, and I would love to speak about this further, but is that in some ways जो आपने सिमेल और वेबर का जिक्र किया, I think in that sense Lukács is also a very profound thinker of modernity, right, and in some ways the discontents of modernity. तो वेबर और सिमेल को अगर हम प्लेस करें in conversation with Lukács, I think वेबर और सिमेल भी in their own right, they are profound in some ways, students and commentators on the modern experience, and the dislocation and the alienation and the rupturing perhaps of the modern world, which is something that Lukács takes a lot from. इसके बारे में अगेन और बात कर लेंगे, मगर अगर आप कुछ कहना चाहें मजीद हिस्ट्री और क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में, प्रियांश, अगर एज अ बुक, एज अ फॉर्म, हाउ डू यू सी इट? देखिए, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो किताब का जो तो कॉन्टेक्स्ट था उसमें ये लिखी गई, लेकिन जब किताब आती है तो उसमें ये आपने एकदम काफ़ी एक अहम बात आपने पॉइंट आउट की कि उसको एक, जैसे कि हम कई बार ऐसा होता है कि एक थिंकर की कोई हम किताब लेते हैं तो उसका एक जैसे एक जो फ्रेज मैंने पहले यूज़ किया, एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल होता है, एक उसका एक कोहेरेंट होल होता है कि एक ही आर्ग्यूमेंट है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो कि किताब को लिंक करता है। ऐसा हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस में नहीं है, क्योंकि वो एसेज जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी नहीं लिखे गए थे जिस तरीके से जब वो किताब फॉर्म में, जब वो बुक फॉर्म में जब वो पब्लिश किया जाता है। तो ये अच्छा, एक और इसमें ज़रूरी बात यह है समझने की कि किताब आती है 1923 में,
लेकिन अंग्रेजी में वो ट्रांसलेट होकर जो कि ज्यादातर जो बाद में थिंकर्स ने उसके साथ एंगेज किया वो 1971 में जाके पब्लिश हुई। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है। कम से कम 50 साल निकल गए जब तक कि लुकाश के आइडियाज जो है मतलब वाइडली स्प्रेड होते हैं, दुनिया में लोग एंगेज करते हैं। लेकिन उस किताब में एक ये जरूरी एक उसके साथ बात यह है कि 50 साल जरूर गुजर गए जब तक कि वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर आई, लेकिन जो उसके थीम्स हैं उनका रेलेवेंस एंड्योरिंग रहा। और ऐसा नहीं है कि वो किताब कि अब आप अगर अभी भी आप उठा के आप पढ़ें तो वो आउटडेटेड या क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंट थीम्स है जो एंगेज करी, एक तो जो कॉन्टेक्स्ट है जो हार का और हार को समझने का एक वो कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन मार्क्स को की अगर हम बात करें और किस तरीके से लुकाश मार्क्स को समझते हैं, मार्क्स के जो अर्ली राइटिंग्स है उनको बिना तब तक वो लुकाश को अवेलेबल नहीं थी जब वो हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस लिख रहे थे। बिल्कुल। लेकिन तब भी एलियनेशन एक बड़ा थीम है जिसके साथ वो एंगेज करते हैं, और वो एलियनेशन को जिस तरीके से वो समझते हैं उसी से रास्ता निकलता है। जो डिफाइनिंग टर्म है जो लुकाश के साथ एसोसिएट किया जाता है वो राइफिकेशन का। तो और इन टर्म्स पे हम अभी आगे चल के बात कर सकते हैं। लेकिन ये एक ही बात समझने की है कि लुकाश जो है वो मतलब उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो साथ में चल ही रही थी, लेकिन वो एक एवर लर्निंग थ्योरेटिशियन भी थे। वो थियरी के साथ जिस तरीके से उनका एंगेजमेंट था, उसको जिस तरीके से वो रिफाइन कर रहे थे, और वो हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस में उभर कर आता है। और इस पे अयाज अगर आप कुछ और आप जोड़ना चाहें, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मैं हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस को समझता हूँ। बिल्कुल। प्रियांश ने बड़ी एक अच्छी बात की जो कि मुझे बड़ी, इसने जो इस्तेलाह इस्तेमाल की मुझे बड़ी पसंद आई, कि जो फ्रेशनेस है लुकाश के टेक्स्ट की। अच्छा, वो फ्रेशनेस और उसकी एक हमेशा, यानी कि आप भी आज पढ़े इसको तो उसकी एक मौजूदियत नजर आती है। और उसकी वजह ये है मेरे ख्याल में, मुझे लगता है, और इस पे हम बात करेंगे, कि जिन सवालात को लुकाश उठा रहा था, खासतौर पे जिस फलसफियाना और एपिस्टेमोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल इल्मियाती और फलसफियाना जिन सवालात से लुकाश डील कर रहा था, वो आज भी सोशल थ्योरी में, हमारे समाज की समझ बूझ में किसी न किसी लेवल पर वो सवालात मौजूद रहते हैं। तो मिसाल के तौर पर हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस का एक जो बहुत ही अच्छा चैप्टर जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो है एक, उसमें वो बात करता है द एंटिनमीज ऑफ बुर्जुआ थॉट, यानी कि जो बुर्जुआ की जो सोच है, जो उनका शऊर है, उसके उनमें जो मुख्तलिफ मुतजाद जो पहलू होते हैं और उनकी जो तरवीज होती है, उसके बारे में बात करता है। और वो मुतजाद पोल्स क्या होते हैं जिनके बारे में बात करता है, वो डिबेट्स हैं जो कि फलसफे में ऑलमोस्ट हमेशा से रही। और लुकाश इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में उसमें हेगल भी इन्हीं डिबेट से डील कर रहा था, उससे पहले कांट इन डिबेट से डील कर रहा था। कांट ने जो इन डिबेट्स के बारे में बात की उसको हेगल ने आगे बढ़ाया, हेगल ने इन डिबेट्स के बारे में जो बात की, इन एंटिनमीज के बारे में जो बात की, जो ये पोल्स के बारे में बात करते हैं, मुतजाद पहलुओं के बारे में बात करते हैं, उसको एक लेवल पे मेरे ख्याल में, हम इस पे पहले बात कर चुके हैं, मार्क्स सॉल्व करता है एक लेवल पर, राइट। सो मार्क्स की जो अर्ली राइटिंग्स हैं एलियनेशन के हवाले से, थीसिस ऑन फeuerbach में, वो उन्हीं पोलैरिटीज को सॉल्व करता है जो बाद में लुकाश ने ऑफ कोर्स वो राइटिंग नहीं देखी थी, लेकिन लुकाश ने अपने तौर तरीके से उन पोलैरिटीज को सॉल्व करने की कोशिश की। अच्छा, वो पोलैरिटीज क्या है जिनकी वो एंटिनमीज ऑफ बुर्जुआ थॉट की जो वो बात करता है, मेरे ख्याल में आई थिंक दैट वुड बी अ गुड लीडिंग इनटू जो बात में जो रेफिकेशन और टोटलिटी की जो हम बात करते हैं। वो पोलैरिटीज जो है ना, वो तमाम फलसफे की ऑलमोस्ट डिबेट ही ये है कि भाई थिंग इन इट सेल्फ, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि थिंग, जो कांट में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहा कि जी थिंग इन इट सेल्फ यानी कि चीज अपने आप में क्या है, और थिंग फॉर इट सेल्फ यानी कि चीज अपने आप को पेश किस तरह करती है, यानी कि किसी भी चीज का इजहार, एक्सप्रेशन, फॉर्म, और उसका जो जौहर है, उसकी जो रियलिटी है, उसका एसेंस है, इनमें क्या जो है ना वो रिश्ता है। ठीक इसी तरह ये ये जो पोलैरिटीज है, इनकी मुख्तलिफ अशकाल आपको नजर आ जाएंगी, राइट। तो मिसाल के तौर पर इसकी एक शक्ल ये है कि शऊर और हकीकत के दरमियान जो एक हमें गल्फ नजर आता है, हमें गैप नजर आता है, राइट। बीइंग और रियलिटी, बीइंग एक तरफ और थॉट एक तरफ, ठीक। दूसरी तरह एक और जो पोलैरिटी है फलसफे में, वो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के दरमियान, राइट। यानी कि मौजूई तजुर्बात, मौजूई एहसासात, मौजूई अवामिल अमल और मारूजी हकीकत के दरमियान,
ठीक। दूसरा एथिक्स में हमें नजर आता है, एथिक्स में एक तरफ हमें नॉर्म्स और आइडियल्स की बात होती है और दूसरी तरफ फैक्ट्स होते हैं, राइट, जो फैक्ट्स हमें बाज़ाहिर नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह जिसको हम कार्टेशियन थॉट कहते हैं, माइंड बॉडी डुअलिज्म, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, ये जो मुख्तलिफ पोल्स हैं अमूमी जो मेन स्ट्रीम थॉट में, फलसफे में, जो कि हेगल के टाइम पे भी थे, कांट के टाइम पे भी थे, मार्क्स के टाइम पे भी थे, लुकास के टाइम पे भी थे, और आज भी अक्सर जो है वो जो सोशल थ्योरी में बहुत सारी जो डिबेट्स हैं वो इन्हीं पोलैरिटीज की मुख्तलिफ जो है ना वो अशकाल आपको बदल बदल के आपको नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये जो एंटीनमीज हैं, जिनको जिस तरह बुर्जुआ थॉट की जो एंटीनमीज, इनमें जो मुतजाद पहलू हैं और जो रुझानात हैं, इनको जो है ना वो लुकास के तौर पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्रियांश ने बहुत अच्छी इस्तेलाह इस्तेमाल की, तो उसकी तसानीफ की जो फ्रेशनेस है वो मैं आज भी जो है कभी पढ़े तो हमें उसकी समझ में आती है। अच्छा, अब इसी मुद्दे से मेरे ख्याल में अगर इसको हम जोड़ें तो मैं अली की तरफ आऊंगा कि अगर आप उनके जो मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तसव्वुरात हैं एचसीसी में, उस हवाले से कुछ रोशनी डाल सके। अब जरूर तो अगर एलियनेशन से अगर शुरू कर दें, इफ दैट्स ओके। या श्योर। तो ये आई मीन आई थिंक जब एलियनेशन के बारे में जब बात होती है तो आई थिंक इट आल्सो कम्स फ्रॉम लुकाशियस earlier writings, जब वो in some ways Greek art पे जब वो बड़े extensive commentaries लिखते हैं, and जब और लुकास के एक तरह से नजर में एक बड़ा एक distinct एक disconnect है, if I can call it that, between in some ways the modern world that he inhabits and in some ways the ancient world that he speaks of in his meditations on the epic, on Greek forms and so on. कि जहाँ पे लुकास कहता है कि अगर आप एंशिएंट वर्ल्ड को देखें तो he talks about something that he talks about a closed totality, जिसको वो बयान करते हैं, which in some ways is a world जिसमें जिंदगी, कि जिसमें एक तरह से तहजीब, तमद्दुन, जिसमें मीनिंग, सोशल इंस्टीट्यूशंस, in some ways they all come together to form a harmonious whole, एक हम आहंगी है, in other words, बिल्कुल एक फर्द और समाज के बीच में। हिस्टोरिकली कितना एक्यूरेट है ये हमें नहीं पता, ऑब्वियसली इसमें एक इंटरप्रिटेशन तो है, बट आई थिंक वो एक तरह से इट सेट्स अ वेरी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हिज interpretation, which again is also deeply influenced by Simmel and Weber, about the alienation of modern life, जिसमें एक disconnect है between the individual and society that he or she in some ways inhabits, जिसमें which is in some ways जो कि वेबर जो एक बात करते हैं, this splintered world so to speak, कि जिसमें हम as individuals exist करते हैं। सिमेल भी इस बारे में बात करता है in his writings on urban life and how individuals exist in urban life, or how there's a tension between this hyper individualized existence in the urban metropolis and in some ways the social institutions that surround like someone. तो I mean I think that तो उस सेंस में I mean, there's a, अगर हम उसको rupture के तौर पे सोचें, अगर alienation के तौर पे सोचें, तो that is a fundamental crisis in some ways that Lukács is concerned with when he speaks about this historical loss of totality, so to speak. Totality. और जिसमें वो एक तरह से उसका जो present है, वो उसका जो हाल है, वो उसी historical loss की तरफ निशानदेही एक तरह से करता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि historical loss of totality आता कैसे है? और यहाँ पे लुकास जो है वो he picks up on this idea of reification, and he links it to in some ways to commodity form or commodity fetishism, जो एक तरह से हमें मार्क्स की राइटिंग्स में मिलता है, कि जहाँ पे in some ways जो लुकास एक तरह से जो commodity form के बारे में लिखता है, वो एक जगह पे कहता है कि वो commodity form एक ऐसी चीज है which stamps its imprint, यानी कि अपना असर जो है हमारी पूरी वजूद पे, हमारे पूरे कॉन्शियसनेस पे छोड़ देती है, राइट, कि उसका असर इतना हावी होता है, उसका असर इतना एक तरह से ताकतवर होता है, और ये इस डेवलपमेंट को जो है वो कमोडिटी फेटिश, वो फॉर्म की एक तरह से जो उसका इम्प्रिंट है, जो हमारे एक तरह से कॉन्शियस पे होता है, वजूद पे होता है, वो इसको रिएफिकेशन के तौर पे समझता है, और उसमें वो बेसिकली कई मुख्तलिफ जावियों से, कई मुख्तलिफ तरीकों से उस दिखाता है कि रिएफिकेशन का असर एक तरह से समाज पे होता क्या है, कि the relations for example between individuals, their own relationship to themselves, कि उनका आपस में खुद से क्या रिश्ता है एक तरह से,
और साथ साथ एक तरह से फर्द और समाज के बीच में क्या एक तरह से उनका रिश्ता है। तो ये रीइफिकेशन का एक तरह से जो प्रोसेस है, रीइफिकेशन का एक्सपीरियंस जो है, हाँ, दैट इन सम वेज अफेक्ट्स ऑल ऑफ दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ relationships by which we inhabit our society. अब सवाल यह है कि ये reification basically, again, how to return to this earlier question, how does it kind of like come about? Precisely because modern society is basically arranged around the commodity or the dominance of the commodity form. Which in some ways has reduced, if I can put it this way, the entirety of modern experience and society as a whole to a form of rationalized calculation. In some ways, a mathematical, perhaps, existence, if I could call it that way. Just there's this emergence of the bureaucratic state, again taken from Weber, in which there is this emergence of this institution called a law. But all of those institutions together, they serve the ends again of the dominance of the commodity form, which entrenches itself in society, so to speak. कि जिसकी वजह से फिर again, लुकाश ने जो जिसकी वजह से कही थी, एक तरह की alienation, पैदा होती है. Between kind of like, as I said, the individual and society. मैं ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये अली ने मतलब एक मुझको एकदम से ये आइडिया मुझे एक जो समझ आ रहा है, अभी फ्रेशनेस की बात भी कर रहे थे तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी काफी ये इम्पोर्टेंट है कि जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो अभी आप ये देखें एल्गोरिदम, मेट्रिक और ये जो टेक्नोक्रेसी का जो ऑब्सेशन है, ये उस तरीके उसका जो क्रिटिसिज्म जो अभी हम देखते हैं वो काफी तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लुकाश के जो ये रेइफिकेशन का कॉन्सेप्ट है उससे डील कर रहा है. और रेइफिकेशन में जो एक जो हिस्टोरिकली जो अरेंज जो सोसाइटी है, वो उसमें जिस तरीके से मैन टू मैन रिलेशन ऑपरेट करता है, उसको कॉन्सेप्ट को वो रेइफिकेशन नाम इसलिए देते हैं क्योंकि वो इट सीम्स टू बी कि एक कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो आप पे इम्पोज कर रही है, जो एक नेचुरल फोर्स है, वो हिस्टोरिकली अरेंज नहीं है. और यहीं से जो लुकाश का क्रिटिसिज्म भी आता है साइंटिफिक मेथड के बारे में, जो नेचर और साइंस के बारे में जो बात करते हैं हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस में, तो उसके ही इज वेरी कंसर्न्ड विद ये डिलिनेटिंग इट्स हिस्टोरिसिटी और उसका जो हिस्टोरिकल नेचर है इस रिलेशनशिप का. लेकिन इट अपीयर्स टू अस, हमको वो इस तरीके से हमारे सामने आता है कि ये चीजें ऐसी ही होती हैं, ये नेचुरल है. लेकिन लुकास का कहना है कि ये नेचुरल नहीं है. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, और ये उनका एक मतलब काफी उनके लिए एक अहम बात है. ठीक. I think it's a very important point, which again serves to bring his जो जब वो ancient world के बारे में बात करते हैं तो वो contrast और भी मजीद वाज़ेह होता है उनकी नजर में. बिल्कुल. When he talks about this close totality जो कि ancient world basically. बिल्कुल. मैं इस concept पर जरा पिकअप करना चाहूंगा और मैं मुख्तसरन इस पर बात करूंगा जो अभी अली ने जिक्र किया, टोटलिटी. क्योंकि टोटलिटी का जिस तरह अली ने बात की और प्रियांश ने भी इस पर वजाहत की, जो राइफिकेशन और एलिनेशन का तस्वुर है लुकाश में, ये जदीद समाज के हवाले से इसके लिए बिल्कुल एक बुनियादी एक तस्वुर, और सिर्फ तस्वुर नहीं बल्कि कैटेगरी, एक स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल है उसके लिए, राइफिकेशन और एलिनेशन जदीद समाज का. लुकाश का जो गाइडिंग थ्रेड है ओवरऑल उसकी जो सोच का, जिस तरह अली ने भी इसकी तरफ इशारा किया, वो है टोटलिटी को किस तरह सोचा जाए. टोटलिटी से मतलब समाज का एक मजमूई विजन, एक मजमूई तजुर्बा, एक कुलियाती तजुर्बा के, और जिसको जिस तरह अली ने कहा कि जिसको वो एक्चुअली एक होल, एक कुल, एक मजमूई तजुर्बा समझता है, एक हम आहंग तजुर्बा कहता है, टोटलिटी का तजुर्बा कहता है. ग्रीक या एंटिक्विटी की दुनिया के हवाले से उसकी बात करता है. लेकिन वो जब वो एंटिनमीज ऑफ बुर्जुआ थॉट पर आता है जदीद सरमायादाराना समाज के हवाले से, जिसमें अगेन जो सिमेल और वेबर से भी उसका एक इन्फ्लुएंस आ रहा है, और कांट और हेगल की पूरी डिबेट से, तो वो यही कहता है कि एक्चुअली बुर्जुआ थॉट का प्रॉब्लम ये है कि वो टोटलिटी को सोच ही नहीं सकती.
राइट। उसमें होता क्या गया है, जिस तरह प्रियांश ने भी जिक्र किया कि हर फील्ड ऑफ इंक्वायरी, हर साइंस की अपनी छोटे छोटे जो है ना वो 1.5 इंच की जो है ना 1.5 इंच की जो है वो मस्जिद बन चुकी है। और उससे है क्या कि हर जना या हर जो शोबा हयात है या जो शोबा फिक्र है वो अपने मखसूस खुलिये में और दायरे में तो बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्सपर्ट बन गया, लेकिन ओवरऑल एक टोटलिटी का विजन जो है ना वो खो चुके हैं। ठीक, और इसी वजह और इसकी जो बुनियादी और इससे जो पोलैरिटीज पैदा होती है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, फॉर्म, कंटेंट, थिंग इन इटसेल्फ, फॉर इटसेल्फ, अपीयरेंस, एसेंस, शऊर और वजूद, और इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव या सोसाइटी के जो मफादात हैं, इंटरेस्ट हैं, इस हवाले से जो पोलैरिटीज पैदा होती हैं, जो ये बज़ाहिर मुतज़ाद पहलू पैदा होते हैं लुकाश के मुताबिक, वो बुर्जुआ थॉट नहीं सॉल्व कर सकती, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो है वो उसकी जो स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल है, उसका जो बुनियादी ढांचा है, खुलिया है, वो कमोडिटी फॉर्म या जो सरमायादाराना अशिया है, इनसे जो है वो निकलता है, उनसे मुमासलत रखता है और उन्हीं को सर्व करता है। और इसकी जिस तरह और साथियों ने यहाँ पर जिक्र किया कि इसका जो सबसे जो ऑब्वियस जो इसका ऑलमोस्ट इजहार है, वो राइफिकेशन का जो एक जो फिनोमेनन है जिसके बारे में वो बात करता है, जो कि जिस तरह अली ने कहा कि वो बुनियादी स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल बन जाता है मारूसी हकीकत का और मौजूदी शऊर का। और राइफिकेशन से हमारी क्या बात है, जिस तरह साथियों ने बात की, और मैं इसको एम्फसाइज नहीं करना चाहूँ कि ये बहुत अहम बात है, और ये बात जाके जुड़ती है जो हमने डिस्कशन की थी शाहरान के साथ, कमोडिटी फेटिशिज्म का जो चैप्टर है मार्क्स में और कैपिटल में, जो कि बहुत अहम है। और लुकाश एक्चुअली कमोडिटी फेटिशिज्म के चैप्टर को हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में करार देते हैं कि ये खमीर है तमाम तारीखी मादियत का, ये एसेंस है, दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक, इसके बारे में वो बात करता है। और इसकी राइफिकेशन अगेन क्या है, राइफिकेशन ये है, जिस तरह प्रियांश ने भी कहा, कि इंसानों के दरमियान जो रिश्ते हैं वो एक लेवल पर एक थिंग लाइक अपीयरेंस जो है ना वो अपना लेते हैं, जिसको मार्क्स से जो वो इस्तिलाह इस्तेमाल करता है, कहता है फैंटम ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि एक ऑलमोस्ट रूहानी किस्म की उनकी एक मारूजियत बन जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो इंसानी रिश्ते नहीं है, वो हमारे से मावरा, यानी कि इंसान के इख्तियार से, इंसान की एजेंसी से, इंसान के शऊर से मावरा कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, अवामिल हैं जो इंसान पर ही हावी हैं। इसको जो है वो क्या कहते हैं कि मार्क्स जो है इसको एलियनेशन कहते हैं वर्कर की कॉन्शियसनेस के और वर्कर के यानी कि मजदूर की जो रोजमर्रा के अमल है उसके पस मंजर में। लुकाश इसको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसको वो राइफिकेशन कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि राइफिकेशन यानी कि इंसानी और समाजी रिश्तों का एक चीज बन जाना, जो कि जैसे कि प्रियांश है, जो एक नेचुरल शक्ल इख्तियार कर लें, जो कि एक फितरी शक्ल इख्तियार कर लें, जो कि तारीख से मावरा और तारीखियत से मावरा एक शक्ल इख्तियार कर लें, इसको वो राइफिकेशन कहते हैं। ठीक, और ये कहते हैं कि ये जो राइफिकेशन है, ये बुर्जुआ और प्रोलेतारिया, ये समाज की जो दोनों जो बड़े तबके हैं, मुतजाद तबके, इनकी जो शऊर है उन पर ऑलमोस्ट इक्वली असर करती है। यानी कि ये है जैसे कि मार्क्स में एक्चुअली ये डिबेट है बड़ी, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और आई एग्री, कि मार्क्स में राइफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बुर्जुआ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के हवाले से बात हो रही है, और वर्कर के हवाले से वो एलिनेशन की बात करता है। लेकिन लुकाश की इनोवेशन ऑलमोस्ट एक ये है कि वो कहता है राइफिकेशन इज द जनरल स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशल लाइफ, इन मॉडर्न सोशल लाइफ, एंड व्हिच अफेक्ट्स बुर्जुआ एंड प्रोलेटारिया इक्वली बट डिफरेंटली, यानी कि उन दोनों के शऊर पर असर करता है, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से करता है। अब ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं, शऊर की एक बुनियादी जो एक प्रिंसिपल है, एक उसूल है, जो कि राइफिकेशन है, समाजी रिश्तों का चीज बन जाना, फितरी, एक बज़ाहिर फितरी और तारीखियत से मावरा चीज बन जाना, ये कॉमन है, मुमासलत है बुर्जुआ प्रोलेतारी तबकाती शऊर में। लेकिन इनमें फर्क क्या है, ये भी लुकाश के लिए बहुत अहम है। और इस जो फर्क के हवाले से जो वो बात करता है बुर्जुआ प्रोलेतारी शऊर के हवाले से, इसमें मैं मेरे ख्याल में वापस अली की तरफ आऊँ। नहीं, yeah, if you could just continue the train of thought, कि किस तरह से how it kind of like it's differentiated a bit between the two, and then we can carry it on. हाँ. Sure, हाँ, तो मिसाल के तौर पर लुकाश इस बारे में जिक्र करता है कि भाई वन ऑफ द जिन वो एंटीनमीज की बात करता है, मुतजाद पहलुओं की बात करता है शऊर की, वो कहता है एक एंटीनमी आप इस तरह देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, या फर्द और मजमूआ यानी कि कलेक्टिव के मफादात,
में जो एक तजाद पैदा हो जाता है। अब उसकी वो मिसाल देता है बुर्जुआ यानी कि सरमायादाराना तबके के हवाले से। वो कहता है कि सरमायादार तबके की अगर आप बात करें तो वो कभी कलेक्टिव एक लेवल पे अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में सोच ही नहीं सकता। उसकी एक स्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस है। उसकी स्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस को वो बड़ी सादा सी मिसाल देता है कि अगर आप महज एक फर्द वाहिद सरमायादार हैं तो आपका इंटरेस्ट है ज्यादा से ज्यादा, बड़ी अमूमी सी अगर मैं बात करूं कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा है कि भाई आप अपने वर्कर को जितना ज्यादा चूस सकें चूस लें, आप उससे ज्यादा से ज्यादा काम कराएं, उसको कम से कम तनख्वाह दें, ठीक है, और उससे ज्यादा जो है वो कदर जायद यानी कि सरप्लस वैल्यू जो है आप एक्सट्रैक्ट करें, चोरी करें, आप जो भी आप उसको कहें। लेकिन ये सरमायादार एक फर्द वाहिद सरमायादार इंडिविजुअल सरमायादार के मफाद में तो है, लेकिन अगर आप बुर्जुआ क्लास एज ए कलेक्टिव अगर आप सोचें तो ये उसके मफाद में बिल्कुल नहीं है। जिस तरह हमने रोजा के हवाले से बात की थी, रोजा की जो पूरी क्राइसिस की थ्योरी है वो है ही इस बात पर कि भाई जब आप इंडिविजुअल सरमायादार के मफाद में तो है कि आप तनख्वाह कम से कम करें, लेकिन ओवरऑल अगर आप सोचें कि अगर वर्कर के पास पैसा ही नहीं खर्च होगा करने को तो सरमायादार जो अशिया बनवा रहे हैं वर्करों से वो खरीदेगा कौन? ठीक, तो एक लेवल पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट में तजाद है जो कि इररिकंसाइलेबल है लुकाश के मुताबिक। और एक लेवल पे इसीलिए लुकाश कहता है कि बुर्जुआ थॉट जो है वो कभी भी अपने समाज की सरमायादाराना मईशत की क्राइसिस को समझ ही नहीं सकती। उसकी ये स्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस है। आज भी हम अक्सर सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ जो फौजी सिविल अशराफिया उसको समझ क्यों नहीं आती कि यूं क्यों कर ले, और हमारे अक्सर जो है ना वो जो जिसको तरमीम पसंद कहते हैं कि ये फौज और उनको जो है ना वो आप रिफॉर्म कर दें। यार एक लेवल पे अशराफिया और लुकाश का की पॉइंट ये है कि अशराफिया की जो ऑब्जेक्टिव पोजीशन है उनकी सोसाइटी में उससे उनके जो शऊर पर जो असर पड़ता है उसकी वजह से उनकी कुछ स्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस है, कुछ बैरियर्स हैं जो कि वो पार ही नहीं कर सकते। और जिसकी वो मिसाल देता है जो सरमायादार तबके में जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव मफाद के दरमियान तजाद है। लेकिन इसके बरक्स वो ये कहता है कि प्रोलेटारी जो शऊर है उसमें ये पोटेंशियल है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस तजाद को किसी तरह नेगोशिएट करके इंडिविजुअल से या सेक्शनल से कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ जा सके। और इस पूरे प्रोसेस को जो कि एक्चुअली बड़ा हेगेलियन प्रोसेस है, जो I mean that is Lukács at almost his Hegelian best, कि किस तरह वो जो मरहलावार वो बताता है, और इस पे हम डिसएग्री कर सकते हैं, उन मरहलों से हम डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो मरहलावार बताता है किस तरह प्रोलेटारी या मेहनतकश तबके का शऊर मुख्तलिफ मरहलों से और अपने अमल के जरिए जो है वो मुख्तलिफ मरहलों को पार करता हुआ एक महदूद सेक्शनल या इंडिविजुअल इंटरेस्ट से कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ जा सकता है। फिर वो बिल्कुल उससे बालातर होकर उसको ट्रांसेंड करके एक कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ जा सकता है जिससे फिर वो इनकलाब बर्पा करे। तो ये तो बुर्जुआ शऊर में तजाद की बात हो गई, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कहीं बात कर ली, मैं अली की तरफ आ जाऊं तो जरा प्रोलेटारियन नहीं, बस मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और लुकाश की एक तरह से इनोवेशन की तरफ निशानदेही करना चाहूंगा, और जो जिस वजह से हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस और लुकाश का बुनियादी तौर पर उसकी सोच थी वो अपने जमाने की के एक तरह से मुख्तलिफ कैसी थी और अगर उसकी ऑर्थोडॉक्सी से मुख्तलिफ कैसी थी। तो प्रोलेटारिया की अगर बात करें और उसकी क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें, आई थिंक दैट जो एक डिपार्चर जो आपको लुकाश से मिलता है, एंड प्लीज फील फ्री टू डिसएग्री, इज दैट देयर इज a suspicion उसको के in which in this promise of sorts के of historical development कि जो एक आइडिया है कि बेसिकली के तमाम ख्यालात हर सोच कॉन्शियसनेस जो है वो बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक बेस से जुड़ी हुई है। तो जिस तरह से अगर क्राइसिस कैपिटलिज्म बर्पा होगा तो एक तरह से जो प्रोलेटारिया क्लास है उसमें भी एक रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस जन्म लेगी। तो लुकाश उसका थोड़ा सा पीछे हटता है। लुकाश के नजदीक बहुत ही क्रूड अंडरस्टैंडिंग है of the Marxist kind of like understanding of history, which or crude understanding is तरह से है कि because it's overly reliant perhaps on an understanding of a scientific understanding of historical development. कि almost के it's almost as if there is a law of history कि जिसके जरिए जो है एक revolutionary class basically वजूद में आएगी owing to the contradictions in capitalism and so on. लुकाश इससे थोड़ा सा मेरी नजर में थोड़ा सा बेसिकली ये पीछे हटता है और यहाँ पे बेसिकली वो एक इम्प्यूटेड क्लास कॉन्शियसनेस की बात करता है, which is where he thinks about an intervention through which that consciousness can be achieved. और यहाँ पे लुकाश के लिए वो it comes as no surprise
that that intervention has to be led by and brought about by the Communist Party. कि जिसके जरिए वो एक तरह से अचीव हो सकती है। मगर एक जो बात है कॉन्शियस के बारे में लुकाश की, जो कि मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है, वो यही है कि एक अगर हम प्रॉपर्टी तस्वर करें कॉन्शियसनेस की, वो लुकाश के नजदीक यह है कि इट इज, और उसके अपने अल्फाज हैं, इट इज दैट इट इज एजुकेबल, यानी कि इट कैन बी that it can in some ways be transmitted, it can in some ways be taught. I mean, people, so yeah, I mean that is what we can understand by educable. So in other words, के ये क्लास कॉन्शियसनेस कोई ऑटोनमस, कोई इंडिपेंडेंट, कोई सोशल फोर्स नहीं है। इट इज इन सम वेज, उसका कंटेंट जो है, उसका सब्सटेंस जो है, इट कैन बी मीडिएटेड एंड ऑट टू बी मीडिएटेड बाय अ सोशल मूवमेंट, बाय अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी, जिसमें जो है बेसिकली ये लुकाश के नजदीक वो पार्टी जो है बेसिकली वो कम्युनिस्ट पार्टी ही हो सकती है लुकाश के नजदीक। तो ये मेरे ख्याल से, तो उसमें जो लुकाश में जो मुझे इंटरेस्टिंग बात जो लगती है दोस्तों के लिए, अगर मैं सम कर दूं, वो ये है कि लुकाश की हिस्टोरिकल इमेजिनेशन में अगर मैं इस तरह से ये पोर्ट्रे करूं, उसमें कंटिंजेंसी का उसमें एलिमेंट है। अब मुझे ये नहीं पता कि उर्दू में इसको किस तरह से बयान करूं, कि उसमें there's a possibility in some ways, and there's a possibility that in some ways is an expression of will which is not always tied to an economic base or to changes in that economic base. उसको मैं अक्सर कहता हूँ नागहानियत है, एक किस्म की, एक ऑलमोस्ट, राइट? जबरदस्त, हाँ बिल्कुल। तो उसमें एक हिस्टोरिकल, एक ओपननेस है, एक ओपन एंडेडनेस है perhaps, which is a bit different from in some ways his critique of this crude idea of a scientific kind of understanding of history, जिसकी वजह से, जिसके जरिए एक रेवोल्यूशनरी क्लास वो कॉन्शियसनेस अख्तियार करती है। तो ये मेरे नजदीक लुकाश के बहुत ही एक इनोवेटिव सा अपने जमाने के लिए एक उसकी बड़ी अहम उसकी एक इंटरवेंशन है। Again, that's my reading of him. I mean, if you have a different idea on that, I'd be very interested to hear about it. प्रियांश, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। मैं बस ये इसमें दो बातें, पहले अयाज जो आप ये स्ट्रक्चरल बाइंडनेस की बात कर रहे थे, तो अब और जो अभी अली ने भी कहा, मैं इन दो बातों को बस थोड़ा समझना और जोड़ना चाह रहा था। और सवाल ये उठता है कि जो प्रोलेटेरिएट है उसमें ये स्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस क्यों नहीं प्रोड्यूस होती है। तो इस सवाल का जवाब लुकाश देना चाहते हैं। और जैसा अली ने कहा अभी इसके बारे में एक अंदेशा भी दिया कि बात एलियनेशन पे भी लौट कर आती है कि जिस तरीके से जो प्रोलेटेरिएट का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से वो दुनिया को समझता है, और क्योंकि वो जो है जिसको कि maybe not in the exact phrase, लेकिन उसको वो मोस्ट एलियनेटेड क्लास है, वो जो जैसे लुकाश जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब करते। एक ये हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस का एक सेंटेंस मुझको याद आ रहा है, तो मैं उसको अभी मैंने ढूंढ के निकाला। तो उसमें वो लिखते हैं कि द यूनिटी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस इज ओनली द रिवर्स साइड of the social and historical position of the proletariat, simultaneously subject and object of its own knowledge. तो अपने आप को जब तक प्रोलेटेरिएट समझेगा नहीं, तो उस जो टोटलिटी को वो नहीं समझेगा, तो ये एक ऑलमोस्ट जो हिस्टोरिकल कॉल टू आर्म्स है प्रोलेटेरिएट के लिए, जो कि प्रोलेटेरिएट को समझना जरूरी है, जिसके और अगर वो नहीं समझ पाएगा तो वो ट्रांसेंड नहीं कर पाएगा अपने जो क्लास स्टेटस है। और एक तरीके से और इसी में पार्टी का रोल काफी उभर कर आता है। और एक जैसे कि अली ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि पार्टी जो है वो लुकाश के लिए बहुत ही अहम है। तो इसमें तो एक ये बात स्ट्रक्चरल बाइंडनेस की आती है। और मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद अयाज आपसे भी जानना चाहूंगा मैं इस बात की, जो पार्टी का जो के बारे में जिस तरीके से लुकाश बात करते हैं, उसमें एक लेनिन का इन्फ्लुएंस दिखता है। और लेनिन के थॉट्स, जैसे कि ये अपने ओपनिंग फ्रेज में ही मैं ये कहते हैं कि लेनिन्स ग्रेटनेस, प्रोफंडिटी एंड फर्टिलिटी एज अ थ्योरेटिशियन। तो लेनिन के साथ काफी इंप्रेस्ड है और लेनिन की काफी तारीफ करते हैं जिस तरीके से लेनिन के बारे में लिखते हैं। और लेनिन ने भी पार्टी का ये रोल और लेनिन जिस तरीके से पार्टी का रोल देखते थे उसमें काफी सिमिलैरिटी है जिस तरीके से लुकाश भी इसको समझते हैं। लेकिन
इस पे अगर आप कुछ और कहना चाहें। यस हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल में पार्टी के रोल में बहुत ये अहम बात है, और ये कंट्रोवर्सीज पर हम जब आएंगे अगले इस प्रोग्राम के मरहले में तो हम इस पर बात करेंगे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर मैं बैक ट्रैक करूँ, इस तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो बात की, प्रोलेतारिया के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री के हवाले से, वो बहुत अहम बात है, क्योंकि एक बहुत ही दिलचस्प पार्ट HCC का, हिस्ट्री क्लास का, वो है कि जब वो, जिस तरह के मैंने पहले भी कहा था कि प्रोलेतारिया के अपने शऊर में जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उनको डिटेल करता है, उनको मुफस्सिल तरीके से बड़े बयान करता है। अच्छा, वो मैं अगर बहुत मुख्तसरन बात करूं, जिस तरह वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, साथी देख रहे हैं उनके लिए। तो एक तो शुरू बात वहां से होती है कि भाई अभी सब कॉन्शियसनेस जो है ना, शऊर जो है ना, वो राइफाइंड है। हर चीज जो है, जो कि समाजी रिश्ता है, जो कि तगय्युर में है, जो कि तहरीक में है, जो कि तारीख में है, वो हमें इस वक्त तारीख से मावरा फितरत का हिस्सा और बगैर अंदरूनी तजाद और तब्दीली के नजर आ रही है। लेकिन वो कहते हैं और ये तजाद उसके मुताबिक, जिस तरह के हमने कहा, स्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस तजाद बुर्जुआ या अशराफिया की जो शऊर है इसमें बरकरार रहता है, वो उसको ट्रांसेंड नहीं कर सकता। लेकिन लुकाश कहते हैं कि प्रोलेतारिया के अंदर ये पोटेंशियल है, और प्रोलेतारिया का तारीख में जो है वो एक खास मिशन है। और वो क्यों है? वो इसलिए कि प्रोलेतारिया जो है वो खास सब्जेक्ट है, वो खास फाइल है समाज का और तारीख का, जो कि ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दिया गया, जो कमोडिटी फेटिशेस हमारे चैप्टर के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं। और वो ये कहता है कि प्रोलेतारिया की जब स्ट्रगल शुरू होती है, क्योंकि स्ट्रगल एक लेवल पर जब उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म का जबर होता है, जोर होता है, उनकी अगर तनख्वाह काट जाती है, या काम के जो घंटे हैं, टाइम है, वक्त है, उसको जो है वो जबरदस्ती जो है जोर से जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो प्रोलेतारिया एक लेवल पर मजबूर होती है कि वो स्ट्रगल में आए, वो किसी न किसी लेवल की हरकत में आए। जिस हरकत, जब वो प्रोलेतारिया या जो मिनकश तबका हरकत में आता है, एक तरफ हरकत भी हो रही है, दूसरी तरफ सरमायादारी निजाम की अपने मुहर्रिकात हैं, जिसके तहत डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता जा रहा है, सोशलाइजेशन ऑफ लेबर जिसको लुकाश कहते हैं और मार्क्स कहते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है कि लेबर और जो पैदावारी निजाम है वो ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है, उसकी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस बनती चली जा रही हैं, और प्रोलेतारिया एक कलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर उभर रहा है, लुकाश और इवन मार्क्स के मुताबिक भी। और जब इस स्ट्रगल में प्रोलेतारिया या मेहनतकश तबके के मुख्तलिफ जो जिहतें हैं या मुख्तलिफ जो सेक्शन है वो आते हैं, तो इस स्ट्रगल के दौरान उनको ये पता लगता है कि यार हम असल में ऑब्जेक्ट नहीं है, हम वो ऑब्जेक्ट हैं जो कि असल में सब्जेक्ट थे, और हम अब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन सकते हैं। यानी कि हमें जो एक लेवल पर शय के तौर पर, एक महज जामिद शय के तौर पर हमें जो महदूद कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, वो हम अपनी जो हमारी डीह्यूमनाइजेशन है, हमारी जो बेगानगियत है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी तहरीक के जरिए, अपने अमल के जरिए। और लुकाश कहता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, इसके जरिए प्रोलेतारिया ये डिस्कवर करता है, इसकी दरियाफ्त करता है कि ये जो चीजें हमारे ऊपर जो हमें हावी लगती हैं, ये जो हमें एक ऑलमोस्ट लॉ लाइक हमारे ऊपर हावी हैं, हमारी जिंदगी को रूल करती हैं, जिसको अली ने और बाकी साथियों ने राइफिकेशन का नाम दिया, ये चीजें नहीं है। ये चीजें भी, ये जो चीजें हैं, ये जो अवामिल हैं, प्रोसेस हैं, इनकी अपनी एक तारीख है। और इनफैक्ट ये जो अशिया हैं, ये जो मार्केट है, ये जो कमोडिटीज हैं, ये हमारी ही बनाई हुई चीजें हैं। यानी कि एक लेवल पर जिधर कमोडिटी फेडरेशन और राइफिकेशन में होता क्या है कि सब्जेक्ट यानी कि इंसान ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट यानी कि अशिया सब्जेक्ट बन जाती है। वो कहता है कि प्रोलेतारिया के शऊर जो राइफिकेशन है, लेकिन प्रोलेतारिया अपने अमल के जरिए इसको उलट कर देता है, और ये आखिरकार ये शऊर आता है कि हम जो कि ऑब्जेक्ट बन गए थे, हम ही सब्जेक्ट हैं, हम ही फाल हैं, और जो हमें सब्जेक्ट लगती थी, समाज, मार्केट एंड सो ऑन, ये बेसिकली एक लेवल पे हमारे वतन से, हमारे मेहनत से निकलता है, हमारे बनाए हुए, हमारी कुव्वत मेहनत की पैदावार है, हमारे वतन से निकलता है, और हम इसको वापस कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी बेगानगियत को खत्म कर हम एक रैशनल समाज की तरफ जा सकते हैं। ये जो मरहलावार एक डेवलपमेंट है शऊर की, और उसकी जो कलीदी जुड़त है लुकाश में अमल के साथ, वो जो है ना, वो बहुत अहम बात है। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रोलेतारिया जो है वो तारीख की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि इट इज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो पोल है, जो मुतजाद, जो बुर्जुआ थॉट में जो पहलू हैं, उनको जो कोई अगर समाजी फोर्स मीडिएट कर सकती है, वो प्रोलेतारिया है, क्योंकि एक्चुअली वही है जो समाज बनाती है,
वो समाज का वो सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बना दी गई है, और वो ऑब्जेक्ट है जो अपने अमल से अपनी सब्जेक्टिविटी को रिकवर कर सकता है। और इससे असल जो बात जाके जुड़ती है, जो कि लुकाश ने उस जमाने में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मार्क्स की वो जो तसानीफ थी वो उस वक्त आर्काइव्स में पढ़ी थी, लेकिन मार्क्स अपनी क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट में बड़ी उसकी बेहतरीन वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि एक ऐसे तबका विच दे आर नथिंग बट दे मस्ट बिकम एवरीथिंग। और वो बेसिकली जो है ना, अगर हम लुकाश के ऊपर आए तो वो बेसिकली प्रोलेटारिया की बात कर रहा है कि ये वो तबका है जो सब कुछ होके कुछ नहीं है, और कुछ ना होके सब कुछ बन सकता है। और ये कुछ ना होने से सब कुछ बनने का जो इर्तिका है, जो कि एक अमल है, वो बेसिकली राइफिकेशन से समझे इनकलाब तक का जो एक सफर है, ये जिसमें जो मीडिएशन है, इसमें जो मरहलावार अमल और शऊर का एक कलीदी और जदलियाती जो जुड़त है, रिश्ता है, ये मेरे ख्याल में लुकाश की बहुत अहम कंट्रीब्यूशन थी कि प्रोलेटारिया को समाज, इल्मियात, फलसफे, शऊर के जो मुतजाद पहलू थे, उसकी मीडिएशन के तौर पर प्रोलेटारिया का एक तारीखी जो किरदार है उसको इस्तवार करना, उसको वाज़े करना। और एयाज, क्या आपको लगता है कि ये सफर जो है इट्स गोइंग बैक टू द टोटलिटी दैट ही इमेजिन्स? मेरे ख्याल में राइट, तो ये जो बात है he wants to recover that totality एक तरह से। एब्सोल्युटली वो जो टोटलिटी जो एक समाज और शऊर, तारीख का और वसीतर जो सियाको सबाक का एक जो कुलियाती मजमूई बिल्कुल हम आहंगी है, जो कि जिस तरह बार बार हम बात करें एंटीनमीज ऑफ बुर्जुआ थॉट, जो फर्द और समाज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इनमें जो ये मुतजाद बाइनरीज बन गए हैं, इनको इसमें हार्मनी, इनमें मीडिएशन, इनमें वापस वो कलीदी जुड़त किस तरह बनेगी, वो लुकाश के मुताबिक, जो कि वो एक्चुअली मार्क्स से ले रहा है एक लेवल पर, वो जो है वो जो समाजी कुव्वत है वो प्रोलेटारिया है। अब ऑफ कोर्स ये एक लेवल पर बहुत ही इनकलाबी ऑलमोस्ट बात थी उस जमाने में, जिस तरह के अली भी बात कर रहे हैं, जिस तरह के प्रियांश ने भी जिक्र किया कि एक लेवल पे ये जो मेन स्ट्रीम साइंस है उसकी एक बहुत ही बुनियादी लेवल पे क्रिटिक को करता है, वो तबाह कर देता है, कहते हैं कि ये तो समझ ही नहीं सकते समाज को, क्या जो मेन स्ट्रीम बुर्जुआ साइंस है, चाहे वो साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, ये समझ ही नहीं सकते कि समाज में हो रहा क्या है। ठीक। और दूसरा ये जो कि एक मेरे ख्याल में टेंशन है उसमें, और हम कंट्रोवर्सीज पर अगर आ जाए तो इस पर ये इससे बात कंट्रोवर्सी निकल जाएगी। दूसरा जो टेंशन है वो एक लेवल पे, जिस तरह के मैंने कहा कि एक तो वो बात करता है प्रोलेटारिया की सेल्फ मीडिएशन के हवाले से, राइट, कि प्रोलेटारिया खुद अपने अमल के जरिए किस तरह अपना शऊर और इस हम आहंगी को डिस्कवर करके उसको दरियाफ्त करके उसको एक पाया तकमील तक पहुंचा सकती है। तो एक लेवल पे लुकाश जो है ना, वो इस जो रुझान था, इसकी वजह से लुकाश पर अल्ट्रा लेफ्टिज्म का चार्ज लगा कि भाई तुमने तो जो है ना वो एक लेवल पर प्रोलेटारिया की अपनी ही शऊर के अंदर से जो है, या मैंने कह सकता हूं अपने ही शऊर के अंदर से जो है वो ऑलमोस्ट इनकलाब का एक विजन दे दिया, जिसमें अगर आप सोचें एक लेवल पर तो किसी भी आउटसाइड मीडिएटिंग बॉडी का, पार्टी वगैरह का ताल्लुक किरदार नहीं है, ठीक, लेकिन उसमें the proletariat has a creative force in some ways. Exactly, proletariat is its own subject. Is its own subject or creative force in its own right. बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसी टेक्स्ट के दूसरे मज़ामीन में वो ये भी कहता है कि भाई पार्टी बहुत जरूरी है, बिल्कुल, ऐसा ही। लुकाश में एक्चुअली ये टेंशन है, मेरे ख्याल में टेंशन है कि एक तरफ वो जो अल्ट्रा लेफ्टिज्म वाली बात, अल्ट्रा लेफ्टिज्म जैसे कि वो तो तौजीहात के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका जो रैशनल कर्नल उस चार्ज का वो यही कि भाई विदाउट एनी मीडिएटिंग बॉडी प्रोलेटारिया बढ़ सकती है, लेकिन which is almost anarchist in its conception. It's almost anarchist, right? Almost anarchist, yeah, absolutely. और लुकाश अपनी बाद में जब वो टेलिज्म और डायलेक्टिक का प्रीफेस लिखता है तो उसमें कहता है कि मैं उस जमाने में सिंडिकलिस्ट और सोरेल जो कि मशहूर सिंडिकलिस्ट फलसफी थे और बाद में फाशिज्म के बड़े वो बने, तो उनके आइडिया से भी मैं इन्फ्लुएंस था। लेकिन उसी टेक्स्ट में एचसीसी में वो पार्टी की भी अहमियत की बात करता है, और वो पार्टी का रोल ऑलमोस्ट स्मगल इन करता है बाय सेइंग के क्योंकि प्रोलेटारिया राइफिकेशन में रहती है, इसलिए ये जो हरकत के पीछे जो कैटलिस्ट है वो पार्टी होनी पड़ेगी। ठीक, तो एक लेवल पे ये टेंशन है, तो इसीलिए लुकाश की जब लुकाश पे चार्जेस लगते हैं तो वो बड़े अजीब लगते हैं, राइट। कोई कहता है कि यार ये बिल्कुल मैकेनिकी थिंकर है, राइट। आज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि लुकाश ने सब्स्टिट्यूशनिज्म कर दी। आज भी बहुत बड़ा चार्ज लुकाश को ये कि लुकाश ने प्रोलेटारिया की अपनी अमल से हटकर
उससे डाइवोर्स करके पार्टी को जो है ना वो, जिसको डॉइस एक्स माखिना कहते हैं, जिलियन रोज एक बड़ी अच्छी फलसफी है, वो इस बारे में लिखती है, बहुत सारे लोगों ने, मोर्लियो पोंटी भी इस बारे में कहते हैं कि लुकास ने बेसिकली प्रोलेटारिया कॉन्शियसनेस के बजाय उसकी जगह पार्टी को एक लाके खड़ा कर दिया मोटर के तौर पर। लेकिन जो अगर उस जमाने में जाए तो उस जमाने में उसके ऊपर चार्ज दूसरा था कि यार ये तो अल्ट्रा लेफ्टिज्म है और ये लग्जमबर्गिज्म है, उसको लग्जमबर्गिज्म भी कहा जाता था उस जमाने में, कि स्पॉन्टेनिटी की ऑलमोस्ट जो है ना। बिल्कुल, तो ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है एचसीसी के हवाले से,